Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue haloalkanes and haloarenes from the organic chemistry. Okay, in today class we will see the preparation of haloalkanes. Student, in yesterday class we discussed about the classification, nomenclature, okay, and I hope all of you are very well at the home, but do the study, don't miss any class. बच्चों, हम लोग आज प्रिपरेशन देख रहे हैं हैलोएल्केन्स का। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर सीख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए उसके। आज हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन के बहुत तरीके हैं, हम उन तरीक़ों को लेंगे जो हमारे अगले चैप्टर से भी रिलेटेड हैं और जिनको हम आसानी से तैयार भी कर सकते हैं और जो हमारे सिलेबस में भी है। पहला जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ओके, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला हमारा है। इसमें हम लोग अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे। किससे करेंगे? अल्कोहल से। हम कोई अल्कोहल लेंगे, उस अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब प्रिपरेशन इससे हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे SO2Cl2 हमने लिया, जो ये सब ऐसे रिएजेंट हैं जिनका यूज़ बार बार होता है और जिनको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। अब ये SOCl2 से जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो है कि RCl बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। अब इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस के फॉर्म में बनते हैं। दोनों क्या होते हैं? गैस के फॉर्म में होते हैं। इसलिए ये बहुत, तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि अगर हम SOCl2 को पाइरिडीन के अंदर हम लें और इस रिएजेंट को हम अल्कोहल से रिएक्शन कराएं, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल हो सकता है, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम HCl ले लें और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लें, इस पूरे मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट, ओके स्टूडेंट, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं और इसका यूज़ हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? हम इसका यूज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं और यहाँ पे बन जाता है RCl। अरे हमने अगर ZnCl2 लिया है तो RCl बन जाएगा और प्लस इसके अंदर हमारा H2O भी बन जाएगा। इसको हम ग्रेव्स प्रोसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेव्स या ग्रेव्स प्रोसेस, इसको हम लिख देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, GROOVES, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है कि
फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी ले सकते हैं। फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, RCl बन जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, अगर RX लेंगे तो यहाँ पे X ले सकते हैं। X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, ये हमें 3 के अमाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे PCl5 से भी करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं, PCl5 से। अब PCl5 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा RX। अगर हम Cl लिए हैं तो यहाँ पे Cl बनेगा। अगर यहाँ पे X हम लिए होते तो यहाँ पे X आता। इसके यहाँ पे PuCl3 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है कि हैलोजन हैलोएल्केन को बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग हैलोएल्केन को बना सकते हैं। सबसे प्योर मेथड हैलोएल्केन बनाने का है, प्योर मेथड। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि SO2Cl2 के साथ हैलोएल्केन का प्रिपरेशन सबसे प्योर क्यों होता है, या पूछ दे कि अगर हम अल्कोहल और SO2Cl2 का रिएक्शन करा करके हैलोएल्केन्स बनाते हैं तो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में बनता है, या हमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो उसके प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़ने के पीछे कारण क्या है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़ने के पीछे कारण है गैस के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट का बनना। यहाँ पे HCl और SO2, HCl और SO2 यहाँ पे गैस के फॉर्म में बन गए हैं, इसलिए ये उड़ जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर एल्किल हैलाइड ही रह पाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखा अल्कोहल से किस तरह से SO2Cl2 से रिएक्शन करा देने पे बन रहा है, ल्यूकास रिएजेंट से बन रहा है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से बन रहा है, और फास्फोरस पेंटा हैलाइड से बन रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। रेड फास्फोरस, रेड आउट फास्फोरस लेकर के हम हैलोजन को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे RX बना सकते हैं। तो इतने ये तरीके हो गए अल्कोहल से बनाने के। अभी इसी रिएक्शन को हम लोग जो है कि सेम इसी रिएक्शन को हम लोग अल्कोहल की प्रॉपर्टी में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में। इतने ही सारे रिएक्शन हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है कि जब हम इस रिएक्शन को वहाँ पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये एक मेथड और दे सकते हैं, यहाँ पे इरेज करके इसको, यहाँ पे एक मेथड हमारे पास और है जिससे हम बना सकते हैं कि अगर इसी अल्कोहल को हम NaBr और प्लस H2SO4 ले लें तो यहाँ पे हमारा RBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RBr। ठीक है, प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट पे उतना ध्यान कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है जितना कि हमें मेन प्रोडक्ट पे। तो इस तरह से हम लोग इतने तरीके से बना सकते हैं।
अब ये जो हमारा ल्यूकास रिएजेंट है या जो ग्रुप प्रोसेस है, इस ल्यूकास रिएजेंट और ग्रुप प्रोसेस की मदद से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को, ठीक है ना। अब इसके बाद जो टर्सरी अल्कोहल होता है, इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है कि ल्यूकास रिएजेंट की मदद से पता कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और अब चलते चलते एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हैलोजन एसिड होते हैं, हैलोजन एसिड में कौन सा हैलोजन एसिड अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे पूछा जा सकता है और दूसरा इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ऑर्डर है रिएक्टिविटी का हैलोजन एसिड्स का, हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो दो तरह से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड द अल्कोहल, कौन जो है कि मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे बेहतर रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, सबसे कम रिएक्टिविटी HF की है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर बच्चों HBr, उसके बाद थर्ड नंबर पर HCl है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप की ओर जाते हैं साइज बढ़ती जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है, साइज बढ़ती जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कि आसानी से HI का बॉन्ड टूटेगा और अल्कोहल से हैलो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा है फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब अगर दूसरा मेथड देखते हैं, पहला तो हम लोग फ्रॉम अल्कोहल देख लिए, दूसरा फ्रॉम एल्केन देखते हैं, फ्रॉम अल्केन, ठीक है। कैसे, बाई हैलोजिनेशन, अब ये हैलोजिनेशन हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। हैलोजिनेशन कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, 11th में। अब इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर एल्केन है, कोई भी एल्केन है, इसको हम डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये सनलाइट को बता रहा है, या हम डार्क में हीट करें, डार्क प्लस हीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हैलोजन का एडिशन बहुत आसानी से होगा और यहाँ पे बनेगा RCl और प्लस HCl बनेगा, ये दो चीज़ें बनेंगी, RCl एंड HCl बनेगा। एक बार फिर से बताते हैं, हैलोजिनेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, क्या है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, और क्या हो सकता है, हीट इन डार्क। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा जो अल्केन है वो अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा हैलो एल्केन में। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि क्यों हम जो है कि हैलोजिनेशन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं कर सकते,
क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नॉट रिएक्ट एल्केन विद द हैलोजन डायरेक्टली इन सनलाइट? वाई डू वी नॉट रिएक्ट हैलोजन डायरेक्टली इन सनलाइट? तो डायरेक्टली सनलाइट में इसलिए नहीं कराते हैं कि रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद द अल्केन इन डायरेक्ट सनलाइट इज वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस HCl विल टेक्स प्लेस। वहाँ पे बहुत ही विस्फोटक रिएक्शन होगा और वहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन प्लस HCl बनेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। HCl जानते हैं कि बहुत ही तगड़ी एसिड है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कभी डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है और इस रिएक्शन में कार्बन प्लस HCl बनता है, हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं और HCl प्लस कार्बन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस वजह से हम कभी इसको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और हैलोजिनेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हैलोजिनेशन। अभी हम लोगों ने अल्कोहल से बनाया, फिर हम लोगों ने जो है किससे बनाया, हम लोगों ने फिर इसके बाद एल्केन से बनाया। इसके बाद एल्केन से देखेंगे। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे अगर हम कोई, जैसे सपोज कि हमने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे हम सनलाइट में जो है, सनलाइट या UV लाइट में हम रिएक्शन करा रहे हैं। लाइट डिफ्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। या हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम डार्क में भी कर सकते हैं, डार्क में हीट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Cl बनेगा। अब ये 20% बनने के चांस है। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। अभी ये दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे, रिएक्शन को फिर से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम CH3 CH2 CH3 हमने ले लिया और इसका रिएक्शन हमने कराया Cl2 से, किसमें, UV लाइट में। UV लाइट के साथ हम डार्क में भी हीट करके कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हो गए। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट, ये तो 20% लगभग बनेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH2 यहाँ पे Cl और CH3। अब ये लगभग हमारा 80% बनेगा। क्वेश्चन ये होता है कि कैसे डिसाइड कर लिया हमने, कैसे डिसाइड कर लिया हमने कि ये 82% बनेगा और ये 20% बनेगा। क्या कारण है, क्या हमने देखा कि ये जो है कि यहाँ पे 20% और 80% बनने का। तो इसके 20% या 80% बनने के कारण बस एक ही है
जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने बताया था कि जहाँ कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके बगल का कार्बन जो होता है या जिस कार्बन से लगा होता है फंक्शनल ग्रुप वो हमारा अल्फ़ा कार्बन होता है, और उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सब अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और जिसके पास जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। वो कंपाउंड क्या होगा? उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ज़रा सा देख लेते हैं। Cl यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ से जुड़ा हुआ है तो एक अल्फ़ा कार्बन इधर हो गया, एक अल्फ़ा कार्बन इधर हो गया, तो कुल मिलाकर के 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। बात समझ आई? कैसे देखेंगे? यहाँ पे टर्मिनल पे Cl लगा हुआ है। कहाँ लगा है? टर्मिनल पे, एकदम किनारे यहाँ लगा हुआ है। अब इसमें ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो केवल ये 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है। यहाँ पे क्या है? 3 इधर है, 2 इधर है, कुल मिला के Cl के अगल बगल कुल मिलाकर के 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये 5 जो है कि बनाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। चलिए, तो हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया अल्कोहल से और एल्केन से। अब हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, अब हमारा प्रिपरेशन किससे है? एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन में हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा वहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहाँ पे हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा। जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा। तो बच्चों, एडिशन रिएक्शन किस तरह से होगा कि सपोज कि हमारा ये कोई एल्कीन है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। ये क्या हुआ? एडिशन। इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब हमारी जो एल्कीन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। अगर जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक नॉर्मल एल्कीन है CH2, अब यहाँ पे HBr से रिएक्शन कराया, तो इसमें कोई डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ H जाएगा कहाँ Br जाएगा। किसी भी एक कार्बन पे H जोड़ दें, किसी एक कार्बन पे Br जोड़ दें, काम ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3 CH2 Br। ठीक है, हम यहाँ बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र कर दें चाहे इधर ट्रांसफ़र कर दें। अगर इधर करते हैं तो हाइड्रोजन इधर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और तब पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, और जो Br है इस कार्बन पे आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। क्लियर? लेकिन केस अब बदल जाएगा जबकि अगर कोई ऐसी एल्कीन हो अब जो कि अनसिमेट्रिकल हो।
तो हमारे पास कहने का मतलब एल्कीन दो तरह की होती हैं। एल्कीन क्या होती है? दो तरह की होती हैं, ठीक है। अब उस एल्कीन के द्वारा हम जो है कि इसको बनाएंगे। तो हमने एल्कीन को दो पार्ट में बांट दिया, सिमेट्रिकल, डबल एम मेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल का मतलब है, जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर हम एल्कीन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये हमारा सिमेट्रिकल है। ये हमारा क्या है? सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे हमें कोई भी एडिशन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन, सपोज यही हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 CH3 है और यहाँ HBr को हमें जोड़ना है, HBr को। तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कौन जाएगा, क्योंकि कंडीशन दोनों कार्बन की सेम है। कंडीशन दोनों कार्बन की क्या है? सेम है। तो चाहे हम Br पहले कार्बन पे जोड़ दें, इस वाले कार्बन पे जोड़ दें, और चाहे हम इस वाले कार्बन पे जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम होगा, नाम सेम होगा, सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं तो हमारी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इस एल्कीन को हम यहाँ से इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो ये हमारी हो गई क्या? अनसिमेट्रिकल। तो ऐसी कंडीशन में HBr का जुड़ना अब दो बातों पे निर्भर करता है, और उनके लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग विचार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? अभी तो हम पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनेगा, ये क्लियर है। यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और यही रिएक्शन, अगर सेम रिएक्शन हम यहाँ पे CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका रिएक्शन हम HBr से कर रहे हैं, HBr से कर रहे हैं, मगर पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। कोई भी परऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, किसी भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर कर रहे हैं तो कहानी बदल जाएगी। क्या होगा? CH2 CH2 Br CH2 Br बन जाएगा। कहानी बदल गई। पहले क्या था? Br बीच वाले कार्बन पे लगा था, अब यहाँ पे कहाँ लग गया? एकदम किनारे लग गया। अब ये हमारा क्या हो गया भाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पहले केस में जब हमने परऑक्साइड नहीं लिया तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, हमने फ्री रेडिकल, जहाँ पे हमने केवल एसिड लिया वहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे क्या हुआ? कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ। ऐसा किसने बताया था? मार्कोनिकॉफ ने। हम लोग कहाँ पढ़े हैं इसको? हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन वाले चैप्टर में 11th में पढ़े हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का किसी भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे कम से कम हाइड्रोजन होता है। एक बार फिर से बताते हैं। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि अगर हम केवल एल्कीन का रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन
हैलोजन एसिड से कराते हैं, केवल हैलोजन एसिड, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिया, तो वैसे कंडीशन में हैलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। और उसके अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ यानी परऑक्साइड इफेक्ट, इससे बताया गया कि अगर HBr यानी हैलोजन एसिड का हम अगर परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन मैक्सिमम होता है। तो इस वाले केस में जहाँ हमने परऑक्साइड लिया वहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ, और जहाँ पे हमने परऑक्साइड नहीं लिया वहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ, तब जा करके ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।